आज आप फिर कोई सब्जी लेकर नहीं आए। क्या बनाऊंगी मैं? आपको तो पता है ना, माँ जी को सर्दी हुई है। भला हम तो लस्सी और अचार के साथ खा लेंगे, मगर माँ जी को क्या बोलूंगी? कैसे दूंगी खाना? आज फिर मुझे 4 बातें सुननी पड़ेंगी। चलो देखती हूँ, उनको चाय अचार के साथ रोटी दे देती हूँ। हम लोग लस्सी के साथ खा लेंगे। रहू सिर झुकाए धीरे से बोला, आज फिर ठेकेदार ने पैसे के लिए कल पर टाल दिया। बोला आज नहीं है, कल बैंक से निकाल कर दे दूंगा। आज का दिन जैसे तैसे संभालो, कल को पक्का सब्जी ले आऊंगा। कमला मुंह चिराते हुए बोली, उसका कल कभी आता है भला? रोज कल कल करके टाल देता है। अब मुझे ही मान जी की बातें सुननी पड़ेंगी। कमला 2 रोटी और थोड़ा सा अचार और चाय बनाकर सासू माँ सुमित्रा के पास जाती है और उनकी चारपाई पर बैठकर उनकी टांगे दबाते हुए पूछती है, माँ जी अब तबीयत कैसी है? कुछ फर्क है क्या? सास टांगे सिकोड़ते हुए कहती है, बिना दवाई के कैसे आराम आएगा भला? अब तो लगता है आखिरी समय आ गया है। मेरा छोटा बेटा होता यहाँ तो शायद। कहते कहते रुक जाती हैं। कमला रोटी की थाली आगे करते हुए कहती है, माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आज की ही बात है, कल को उन्हें पैसे मिल जाएंगे, दवाई भी ले आएंगे और आपकी मनपसंद सब्जी भी बना दूंगी। बस आज आप ये चाय और खाना खा लो। सुमित्रा बेमन से थाली पकड़ती है और धीरे से एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालती है। कमला उनकी टांगे दबाना जारी रखती है। एक रोटी खाकर वो थाली कमला को पकड़ा देती हैं और कहती हैं, बस आज इतनी ही भूख थी, ये रोटी वापस ले जा और जाकर सो जा। कमला सास की बात का कभी बुरा नहीं मानती थी, हमेशा हंसकर टाल देती। सास के पास बैठकर बातें करना, सास को खाना देना हो या नहलाकर उसकी कंघी करना, हाथ पैरों की मालिश करना, सारे काम मन से करती थी। बस एक ही कमी थी कि उसका पति रहू उतना नहीं कमाता था कि घर में रोज सब्जी बन सके। जैसे तैसे घर गाय के दूध लस्सी के सहारे चल रहा था। सुमित्रा को अपने छोटे बेटे बहू से ज्यादा लगाव था। वो हमेशा उनके बारे में ही बातें करती थी। होता भी क्यों ना, आखिर छोटा जो था। वो शहर में जिस फैक्ट्री में काम करता था उसकी मालकिन से ही उसने शादी कर ली थी। छोटी बहू उम्र में काफी ज्यादा थी, मगर अभय खुश था तो किसी को क्या परेशानी हो सकती थी। शहर से जब कभी भी कुछ दिन के लिए छोटा बेटा बहू आते तो माँ के लिए कपड़े, जूते, फल वगैरह ले आते थे और जितने दिन रहते माँ की खूब सेवा करते, पूरा ख्याल रखते थे। कुछ दिन बाद छोटा बेटा अभय और उसकी बीवी किरण बच्चों के साथ घर आए तो सुमित्रा ने उनके साथ जाने की जिद पकड़ ली। बड़ी बहू और बेटे ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इस उम्र में कहाँ शहर में धक्के खाओगी। शहर का हवा पानी भी अलग है, अगर सही ना बैठा तो बीमार पड़ जाओगी। मगर सुमित्रा नहीं मानी। आखिर में वो छोटे बहू बेटे के साथ शहर में आ जाती है। आलीशान बंगला है, नौकर चाकर, चमचमाती गाड़ियां हैं, हर चीज चुटकी बजाते हाजिर। 1-2 दिन तक तो सुमित्रा को खाना उसके एक रूम में मिलता रहा, लेकिन उसके बाद सुबह नौकर आता है, घंटी बजाता है। सुमित्रा दरवाजा खोलती है। नौकर नमस्ते करके कहता है कि माँ जी, मैडम जी ने कहा है कि आप नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पर आ जाएं, सब एक साथ खाना खाएंगे। सुमित्रा जल्दी से हाथ मुंह धोकर पहुंच जाती है। टेबल पर फ्रूट, सलाद, ब्रेड, आमलेट, चाय, हर चीज है, मगर सुमित्रा की नजरें ना जाने क्या ढूंढ रही थी। तभी किरण बोल पड़ती है, माँ जी आप लीजिए ना, आप शर्मा क्यों रही हैं? जो मन करता है उठा लीजिए, सब कुछ आपका ही तो है। सुमित्रा धीरे से एक परांठा और थोड़ा दही कटोरी में डालकर अंदर जाने लगती है और कहती है, मैं बाद में खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। किरण गुस्सा होते हुए कहती है, माँ जी ये क्या बात हुई? इतना खाना बनाया है और आप एक परांठा लेकर अंदर जा रही हैं, यहीं हमारे साथ बैठकर खाइए ना। सुमित्रा धीरे से कहती है, नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, और अंदर चली जाती है। शाम को खाने के समय फिर नौकर सुमित्रा को बुलाने आता है। सुमित्रा जाती है, देखती है कि टेबल पर तरह तरह की सब्जियां, सलाद पड़े हैं। वह कुछ खाना तो चाहती है मगर डर रही है। वह सोच रही है कि कोई थाली में डालकर दे दे तो कुछ खा लूं, मगर ऐसा नहीं होता। किरण अपनी थाली में खाना परोसकर चम्मच सुमित्रा के हाथ में पकड़ा देती है। ये लीजिए माँ जी, जो खाना है डाल लो। सुमित्रा धीरे से थोड़े से चावल और थोड़ी दाल अपनी थाली में डाल लेती है और जैसे ही खाने लगती है किरण टोक देती है, अरे माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? इतने चम्मच कांटे पड़े हैं और आप हाथों से खाना शुरू हो गए। ये गांव नहीं है। अब आप ये गांव वाले काम छोड़कर यहाँ के तौर तरीके सीख लो।
कल को यहाँ कोई मेहमान आएंगे तो क्या बोलेंगे? सुमित्रा कांपते हाथों से एक चम्मच उठाते हुए थाली से चावल भरती है। उसके हाथ कांप रहे हैं और चम्मच बार बार थाली से टकराकर आवाज कर रहा है। अब किरण से रहा नहीं गया और बोल पड़ी, ये क्या टक 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 की आवाज कर रही हो मां जी? आप खाना खा रही हो कि पूरे मोहल्ले को बता रही हो? हमें देखो, हम भी तो खा रहे हैं। किसी के चम्मच की आवाज आ रही है क्या? धीरे से उठाइए, आराम से खाइए। कोई आपके पीछे भाग रहा है क्या जो इतनी जल्दी में हो? सुमित्रा अब की बार धीरे से चम्मच में चावल भरती है और अपना मुंह थाली के पास ले जाकर चम्मच मुंह में डालती है कि किरण फिर टोक देती है। मां जी, ये क्या आप जानवरों की तरह मुंह नीचे करके खाना खा रही हो? ऐसे खाते हुए आपको कोई देखेगा तो पहले ही समझ जाएगा कि कोई गांव की अनपढ़ गवार है। खाना खाते वक्त आपका हाथ मुंह की तरफ आना चाहिए, ना कि मुंह हाथ की तरफ जाना चाहिए। किरण सास की पीठ पर हाथ रखते हुए उनकी कमर सीधा करती है और कहती है, कोशिश करिए कि चम्मच आपके मुंह की तरफ आए। सुमित्रा एक चम्मच चावल भर के अपने मुंह की तरफ लाने की कोशिश करती है, मगर कांपते हाथों से वह चम्मच मुंह तक आने से पहले ही उनके कपड़ों पर गिर जाता है। अब किरण का पारा हाई हो गया। वो चिल्लाते हुए अपने नौकर से कहती है, जीतू बाहर आओ। तुम लोगों के दिमाग में कोई बात क्यों नहीं आती? अपने आप से कोई काम नहीं कर सकते क्या? हर काम सिखाना पड़ेगा सबको यहाँ। जब तुम्हें पता है उन्हें नहीं पता खाना कैसे खाना है, तो आपको नहीं पता कि नैपकिन उनके गले में लगा दें। वो अनपढ़ गवार है। क्या तुम भी अनपढ़ गवार हो? सब के सब निकम्मे हो। बस खाने को मिल जाए और महीने के बाद सैलरी किसी काम की नहीं हो। जाओ एक नैपकिन लेकर आओ और मां जी के कपड़े साफ करो। किरण बेशक ये सब नौकर को बोल रही थी, मगर उसकी एक एक बात नश्तर की तरह सुमित्रा के दिल में चुभ रही थी। सुमित्रा एक दो चम्मच जैसे तैसे खाती हैं और पानी का गिलास लेकर 2 घूंट पीकर अपनी थाली में हाथ धो लेती हैं। अब तो किरण का पारा जैसे सर फटने वाला हो गया। वो सिर पर हाथ मारते हुए बोली, डिस्गस्टिंग। छी ओ माय गॉड, ये क्या है? आप पागल हो? कम से कम इतनी अकल तो हर किसी को होती है कि हाथ वॉश बेसिन में धोने चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये इतना महंगा वॉश बेसिन देखने के लिए बनाया है? कम से कम किसी को पूछ ही ले इंसान। अभी अगर कोई बाहर का आदमी होता तो क्या सोचता वो? क्या इज्जत रह जाती हमारी? हमारी ही गलती है जो हमने तुम्हें खाने के लिए बाहर बुलाया। इससे अच्छा तो अंदर ही ठीक थी आप। कम से कम जैसी भी हरकत करो, किसी दूसरे का मूड तो खराब नहीं करोगी। इतना कहकर किरण उठकर हाथ धोने चली जाती है। सुमित्रा अपने बेटे की तरफ देखती है जो सिर झुकाकर बैठा था, मगर दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा और सुमित्रा धीरे से उठकर अब वॉश बेसिन की तरफ जाकर हाथ धोने लगती है। टेबल पर कितने ही तरह के खाने थे, मगर सुमित्रा भूखी ही उठी थी। 4 चम्मच चावल जैसे तैसे अंदर गए थे। अब यह अपमान सुमित्रा के लिए रोज की दिनचर्या बन गया था। कभी कपड़ों को लेकर, कभी नहाने को लेकर, कभी खाने को लेकर। 15-20 दिन जैसे तैसे गुजरे होंगे कि अब सुमित्रा को घर की याद आने लगी। अब वह सोचने लगी कि जब मैं अपने घर में थी तो मालकिन की तरह रहती थी। कभी कोई नहीं कहता था ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया। और बड़ी बहू मेरी बेटी की तरह हक ख्याल रखती थी। यहाँ हर चीज है मगर मेरा कुछ भी नहीं। बिना पूछे मैं किसी चीज को हाथ भी नहीं लगा सकती। और एक मेरी बड़ी बहू थी जो मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती थी। भले ही बड़ा बेटा गरीब था, 2 रूखी रोटी ही देता था मगर सम्मान के साथ। मेरी बहू भले अचार से रोटी देती मगर इज्जत के साथ। यहाँ बेशक 10 सब्जियां पकवान बनते हैं मगर खाए कभी नहीं सकते। अब सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने बेटे अभय को सुबह बुलाया और जैसे भी करके आज के आज मुझे घर भेज दे, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। अभय भी जानता था कि माँ ऐसा क्यों कह रही हैं, इसलिए उसने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला और उसने कहा, ठीक है मां जी, मैं अपने ड्राइवर को बोल दूंगा, वह आपको घर छोड़ आएगा। शाम को ड्राइवर उसे घर छोड़ आता है। मां को देखकर बड़ी बहू की खुशी चेहरे से छलक रही थी। आज बहू ने मां की पसंद की चने की सब्जी बनाई थी और मां के पैर दबाते हुए बोली, मां जी, रघु को ठेकेदार ने पैसे के साथ साथ तरक्की भी दे दी है। अब वह सुपरवाइजर बन गए हैं। अब आपको अचार के साथ रोटी नहीं खानी पड़ेगी। अब हम रोज आपकी पसंद की सब्जी बनाया करेंगे। सुमित्रा बहू के सिर पर हाथ रखकर अपने गले से लगा लेती है। उस दिन सुमित्रा ने जाना कि ईद किसी आलीशान बंगले में नहीं, बल्कि उस घर में मिलती है जहां प्यार हो, अपनापन हो और रोटी में आत्मा बसी हो।
उसने बहू के सिर पर हाथ रखा और कहा, रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां दिल जुड़ते हैं। दोनों सास बहू की आंखें छलक आईं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिल सके। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।